गुड मॉर्निंग 10th क्लास। बेटा ये आपकी आज की वर्कशीट है। आपका ये हिस्ट्री का लेसन शुरू हुआ है। एक ही लेसन आपका आना है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। क्योंकि एक एक नंबर के क्वेश्चंस आने हैं, इसलिए आपको एक एक इसकी डेट जो है, एक एक कोई भी पर्सनैलिटी है उसके बारे में आपको हर एक चीज़ याद रखनी है। 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का जनतंत्र एवं क्रांति से अलगाव होने लगा। मतलब जो राष्ट्रवाद की भावना थी, जो सामूहिक साझेपन की भावना थी, उसका जनतंत्र मतलब लोगों के शासन और जो क्रांति हो रही थी वो उससे अलग थलग पड़ गया। राज्य की सत्ता को बढ़ाने के लिए रूढ़िवादी, जो कि परंपरावादी थे, पुरानी रूढ़ियों को स्थापित करना चाहते थे, ने अक्सर राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल किया। यद्यपि मध्यवर्गीय जर्मन लोगों ने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक राष्ट्र राज्य, मतलब इन सभी जितने भी बिखरे हुए राज्य थे उन सबको जोड़कर एक राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया, मगर जो राजशाही थी, राजतंत्र थी और फौज ने इन सबको दबा दिया। इसके बाद जो एकीकरण, जो राष्ट्र को एक करने का जो प्रक्रिया चली, वो चली प्रशा के नियंत्रण में। कैसे? अब हम जर्मनी का एकीकरण पढ़ रहे हैं 1866 से 1871 के बीच। ये एकीकरण जो हुआ ये प्रशा के नेतृत्व में हुआ। जर्मनी के एकीकरण में प्रशा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण हुआ। प्रशा के जो मंत्री थे ऑटोबन बिस्मार्क राष्ट्र निर्माण में मुख्य भूमिका अदा करी। तो आपको एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि जर्मनी के एकीकरण में किसने मुख्य भूमिका अदा करी? ऑटोबन बिस्मार्क। 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्धों में प्रशा की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। मतलब प्रशा ने ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और फ्रांस को हराया और फिर एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। 1870 में केसर विलियम प्रथम को नए साम्राज्य का राजा घोषित किया गया। अंडरलाइन करेंगे और नोट्स में लिखेंगे कि 1871 में किसे जर्मनी का नया राजा घोषित किया गया? तो केसर विलियम प्रथम को घोषित किया गया। जर्मनी के एकीकरण ने यूरोप में प्रशा को महाशक्ति के रूप में स्थापित किया। जो नया जर्मन राज्य था, नए जर्मन राज्य में मुद्रा, बैंकिंग एवं न्यायिक व्यवस्थाओं के आधुनिकीकरण पर जोर दिया इन सबको। तो इसमें देखिए एक एक नंबर के कितने क्वेश्चन बने। जैसे जर्मनी का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ? प्रशा के नेतृत्व में। प्रशा का प्रमुख मंत्री कौन था? ऑटोबन बिस्मार्क, जिसने मुख्य भूमिका अदा करी। जब एकीकरण हो गया तो कौन बना नए साम्राज्य का राजा? केसर विलियम प्रथम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इटली का एकीकरण। इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था। 1830 के दशक में ज्यूसेप्पे मैज़िनी ने इटली के एकीकरण के लिए कार्यक्रम प्रस्तुत किया। देखिए आपने 2 नाम पढ़े, ऑटोबन बिस्मार्क जिसने जर्मनी के एकीकरण में और ज्यूसेप्पे मैज़िनी जिसने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1830 एवं 1848 में के मध्य जो क्रांतिकारी विद्रोह है वो सारे के सारे असफल हुए। 1859 में फ्रांस से सार्डिनिया, पीडमांट ने एक चतुर कूटनीतिक संधि की, जिसके माध्यम से ऑस्ट्रियाई बलों को हरा दिया गया। 1861 में इमैनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया। ये ध्यान रखेंगे, इमैनुअल द्वितीय इटली का और केसर प्रथम जर्मनी। अब 2 पर्सनैलिटीज़ के बारे में दे रखा है, आपको कोई भी क्वेश्चन इसमें से पूछा जा सकता है। जैसे जो काउंट कैमिलो दे कावूर था, वह सार्डिनिया पीडमांट का प्रमुख मंत्री था। इसने इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने के आंदोलन का नेतृत्व किया था। हालांकि यह स्वयं न तो एक क्रांतिकारी था और न ही जनतंत्र में विश्वास रखने वाला था। फ्रांस के साथ की गई चतुर संधि के पीछे काबूर का ही हाथ था, जिसके कारण ऑस्ट्रिया को हराया जा सका एवं इटली का एकीकरण संभव हो सका। अगली पर्सनैलिटी है ज्यूसेप्पे गैरिबाल्डी। वह नियमित सेना का हिस्सा नहीं था। इसने इटली के एकीकरण के लिए स्वयं सेवकों का नेतृत्व किया था। 1860 में वे दक्षिण इटली और 2 सिसिलियों के राज्य में प्रवेश कर गए और स्पेनी शासकों को हटाने के लिए स्थानीय किसानों का समर्थन पाने में सफल हुए। इसने दक्षिण इटली एवं सिसिली को राजा इमैनुअल द्वितीय को सौंप दिया। इस प्रकार इटली का एकीकरण संभव हुआ। तो ये जो 2 पर्सनैलिटीज़ हैं इनके बारे में आपको पॉइंट में लिखना है ताकि एक एक नंबर के क्वेश्चन आप कवर कर सकें। तो ये आपकी वर्कशीट थी, ध्यान से सभी ने इसको करना है, क्योंकि आपका ये वाला टर्म बेटा एक एक नंबर का आएगा, इसलिए हमें इसमें जो पॉइंट्स में लिखेंगे एक एक बार डेट्स, पर्सनालिटी का जन्म, किसने किसके एकीकरण में भूमिका निभाई, इस बात पर ज़्यादा ध्यान
देना है आपको।